कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक राज्य के राजा जो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रानी कभी माँ बनने का सुख नहीं जान पाई। यह बात रानी को मन ही मन बहुत कचोटती थी। रानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए राजा ने राज्य भर के वाद्यों को बुलवाया, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया। एक दिन राजा ने महल में कुछ सर्कस कलाकारों को बुलवाया ताकि वे रानी का मन बहला सके। उन्हीं कलाकारों में एक स्त्री प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर रानी और भी दुखी हो गई। धीरे धीरे वह क्रोधित होती गई और चीजें तोड़ने फोड़ने लगी। फिर वह अपने कमरे में लौट गई। राजा जो रानी से अत्यंत प्रेम करता था, उससे वादा करता है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। अगले दिन एक लंबा दुबला वृद्ध व्यक्ति महल में आता है और कहता है कि वह रानी की समस्या का समाधान जानता है। राजा उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि पहले भी कई लोग ऐसे ही दावे कर चुके थे। वह व्यक्ति कहता है कि एक समुद्री राक्षस का उल्लेख कर। वह व्यक्ति कहता है, प्राकृतिक संतुलन में है, यदि तुम जीवन पाना चाहते हो तो एक जीवन का बलिदान देना होगा। राजा और रानी यह सुनकर सहमत हो जाते हैं। वही व्यक्ति एक समुद्री राक्षस का बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उस राक्षस का हृदय यानी कि दिल रानी को संतान देने में सहायता करेगा, बशर्ते कि वह हृदय एक पवित्र और अविवाहित स्त्री द्वारा पकाया जाए। राजा उस समुद्री राक्षस को खोजने निकलता है और अंततः एक नदी में उसे ढूंढ लेता है। वह सफेद रंग का विशालकाय राक्षस होता है। राजा उस पर वार करता है जब वह सो रहा होता है तब, और किसी तरह उसका हृदय निकाल लेता है। परंतु इस युद्ध में राजा समय बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वहीं अपनी प्राण त्याग देता है। रानी उस हृदय को एक कपड़े में लपेटकर महल लौटती है। महल की एक सेविका जो पवित्र और अविवाहित थी, उसे वह हृदय पकाने को कहा जाता है। परंतु जैसे जैसे वह हृदय पकाती है, उसे अजीब अनुभव होते हैं और वह खुद भी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर वह हृदय रानी को परोसा जाता है। रानी उसे खाती है और जैसा वृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि वह गर्भवती हो जाती है। समय आता है जब रानी और सेविका दोनों ही एक साथ पुत्र को जन्म देते हैं। रानी अपने बेटे का नाम एलियस रखती है और सेविका अपने बेटे का नाम जोनास। 16 वर्षों के बाद की कहानी अब देखने को मिलता है। अब दोनों लड़के बड़े हो चुके हैं। रानी अपने पुत्र एलियस से अत्यधिक प्रेम करती है, जैसे उसे जीवन का नया उद्देश्य मिला हो। दोनों लड़कों के बाल सफेद होते हैं, जो समुद्री राक्षस की याद दिलाते हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं, जैसे जुड़वा हो। वे अच्छे मित्र बन जाते हैं और साथ समय बिताते हैं। पर रानी को यह दोस्ती कभी पसंद नहीं आती। वह एलियस से बार बार कहती है, तुम एक राजकुमार हो, तुम सेविका के बेटे के साथ नहीं रह सकते। पर एलियस उसकी नहीं सुनता और दोनों छिपकर उस नदी के पास जाते हैं जहाँ राक्षस मारा गया था। वे दोनों पानी के भीतर सांस लेने की शक्ति रखते थे। रानी सेविका को धमकी देती है कि यदि उसका पुत्र जोनाह एलियस से मिलना बंद नहीं करेगा तो वह दोनों को राज्य से निकाल देगी। पर लड़के नहीं मानते। एक दिन जोनाह एलियस के कपड़े पहनकर रानी से मिलने चला जाता है। रानी को शक होता है, पर वह पहचान नहीं पाती। जब सच्चाई सामने आती है तो रानी एलियस को राज्य से निकालने का आदेश दे देती है। जोनाह एक पेड़ को काटते हुए कहता है, जब तक इस पेड़ से बहता पानी साफ है, समझ लेना मैं सुरक्षित हूँ, और अगर यह लाल हो जाए तो समझना मैं संकट में हूँ। वो अपने भाई यानी के दोस्त से बोलकर ये बातें चला जाता है वहाँ से। कई महीने बीत जाते हैं। एलियस रोज जाकर उस जलधारा को देखता है। एक दिन वह लाल हो जाती है। वह बिना किसी को बताए राज्य छोड़ देता है और जोनाह की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने दोस्त की तलाश में वो महल से दूर चला जाता है। कई दिनों की खोज के बाद वह जोनाह का घर पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोनाह 5 दिन पहले जंगल गया था और लौटा नहीं। एलियस जंगल में उसे खोजने निकलता है। उधर रानी अपने बेटे की चिंता में पगला जाती है और फिर से उसी वृद्ध व्यक्ति के पास जाती है। वृद्ध कहता है, यदि तुम अपने बेटे को वापस चाहती हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। रानी सहमत हो जाती है। जंगल में एक उड़ने वाला क्रिएचर जोनाह पर हमला करता है। एलियस समय पर वहां पहुंच जाता है और उस राक्षस को मार देता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता है कि वह राक्षस उसकी माँ ही थी। यही था सौदा, जीवन के बदले जीवन। जोनाह की जान बच जाती है और एलियस राज्य का नया राजा बन जाता है। यहाँ पर पहली कहानी समाप्त होती है। तो अब एक दूसरी कहानी जो कि राजा की ही है, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे राज्य का राजा अत्यंत वासना में डूबा हुआ था। वह हमेशा सुंदर लड़कियों से घिरा रहता था और शराब के नशे में डूबा रहता था। पर अब तक उसे ऐसी कोई रानी नहीं मिली थी जिसे वह दिल से अपनाए। राज्य के पास ही 2 बूढ़ी बहनें रहती थी, डोरा और ईमा। दोनों अविवाहित थी और कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनकी उम्र भले ही अधिक थी, पर आवाज बेहद मधुर सुरीली थी। एक दिन जब ईमा गा रही थी, राजा ने उसकी आवाज सुनी और मोहित हो गया।
वह आवाज का पीछा करता हुआ उनके घर तक पहुंच गया। वह सोचने लगा कि यह आवाज किसी सुंदर स्त्री की होगी। डोरा, जो चालाक और लालची थी, उसने इस मौके को अपना भाग्य बदलने का अवसर समझा। दोनों बहनों ने राजा से कहा कि वह 1 सप्ताह बाद फिर आएंगे, तब वे उसके एक अंग को दिखाएगी। डोरा ने अपनी उंगलियां जमा दिखाने की बहुत कोशिश की, पर वे बूढ़ी ही दिखती रही। ईमा ने अपनी उंगली कई दिनों तक मुंह में रखी थी, जिससे वह जबान जैसी लगने लगे। सप्ताह पूरा हुआ और डोरा ने राजा को ईमा की उंगली दिखाकर उसे भ्रमित कर दिया। राजा ने अंधेरे में मिलने की शर्त रखी और डोरा रात को महल पहुंची। वहां अंधेरा था और राजा ने बूढ़ी औरत को पहचान नहीं पाया। सुबह होते ही जब राजा को सच्चाई पता चली, वह गुस्से में डोरा को महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। लेकिन डोरा जंगल में गिरती है और वहां एक जादुई घटना घटती है। एक चुड़ैल के जादू से वह एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है। अगले दिन राजा शिकार पर जाता है और जंगल में उस सुंदर सी लड़की डोरा को देखता है। उसे पहली ही नजर में प्रेम हो जाता है और उसे महल ले आता है। राजा उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। डोरा को यह तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सुंदर स्त्री कैसे बन गई, पर वह अपनी बहन ईमा को याद करती है। वह उसे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक महंगी पोशाक भी भेजती है, पर ईमा को यह विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन अब एक रानी बनने जा रही है। ईमा ने अपनी बहन डोरा द्वारा भेजी गई सुंदर पोशाक पहनी और उसके विवाह में शामिल होती है। शादी के बाद डोरा ने उसे सब कुछ बताया और ईमा के मन में यह तीव्र इच्छा उठी कि काश वह भी फिर से जवान हो सकती। जब ईमा ने डोरा से पूछा कि वह इतनी सुंदर और जवान कैसे बन गई, तो डोरा ने मजाक में कहा, मैंने अपनी बूढ़ी खाल को उतार फेंकी। पर ईमा ने इस बात को सच मान लिया। वह एक लोहार के पास गई और उसे अपनी कीमती हार और महंगी पोशाक का वादा किया देने का, अगर वह उसकी खाल उतार दे तो। वह लोहार भी उतना ही मूर्ख था जितनी की ईमा। वह ईमा को जंगल में ले गया और उसकी पूरी त्वचा उतार दी। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई ईमा उसी अवस्था में वापस लौटी। ये तय था कि अब वह बचेगी तो नहीं, और वही हुआ। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर डोरा पर भी जादू का असर खत्म हो रहा था। ज्यादा समय तक उसका जादू नहीं टिका। धीरे धीरे उसकी त्वचा भी ढीली पड़ने लगी और वह बूढ़ी औरत में बदल गई। जब उसे यह एहसास हुआ कि वह फिर से अपनी असली उम्र में लौट रही है, तो वह सब कुछ छोड़कर भाग गई। वह एक बार फिर वही पुरानी डोरा बन चुकी थी, अकेली, टूटी हुई और अधूरी। और यही उनकी कहानी का दुखद भरा मोड़ था। समाप्त हो जाती है। राज्य की तीसरी कहानी अजीब राजा और परजीवी का है। इस तीसरी कहानी में भी वही राज्य दिखाया जाता है, पर इस बार कहानी का केंद्र है वहाँ का राजा, जिसकी प्रकृति बेहद अजीब थी। उसकी रानी का बहुत पहले निधन हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने दोबारा विवाह नहीं किया। उसकी एक बेटी थी, वायलेट। वह अब बड़ी हो चुकी थी। एक सुंदर और भोली युवती थी, जो हर रात राजकुमार का सपना देखती थी। पर राजा को ना तो उससे कोई लगाव था और न ही उसके भविष्य की कोई चिंता। वह अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। एक दिन राजा ने अपने हाथ पर एक परजीवी कीड़े को देखा, जो उसका खून चूस रहा था। हैरानी की बात यह थी कि राजा को वह कीड़ा बहुत पसंद आया। उसने उसे एक कांच के डिब्बे में रख लिया और हर दिन उसे अपना खून चूसने की इजाजत देने लगा। समय बीतता गया और वह परजीवी कीड़ा बड़ा होता गया। वहीं दूसरी तरफ वायलट दिन ब दिन और भी अकेली होती चली गई। उसे अपने पिता से कोई सहारा नहीं मिलता था, पर राजा अपने कीड़े में ही खुश था। एक दिन वह कीड़ा बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में मर गया। यह देखकर राजा बहुत विचलित हो गया। उसने अपनी खाल खींचकर फेंक दी, जैसे वह खुद को उस कीड़े के साथ मिटा देना चाहता हो। अचानक वह अपनी बेटी वायलेट के पास गया और बोला, अब समय आ गया है कि तुम्हारे लिए एक पति ढूंढा जाए। उसने घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता करेगा और जो उसे जीत जाएगा वही वायलेट का पति बनेगा। वायलेट ने अपने लिए वर खोजने की खुशी तो थी ही, लेकिन साथ ही एक हल्की सी निराशा भी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपना जीवन साथी खुद ही चुने। लेकिन फिर भी उसने राजा के फैसले को स्वीकार कर लिया। राज्य भर में घोषणा कर दी गई। राजा ने अपने महल में वह खाल प्रदर्शित की जो उस अजीब कीड़े की थी। उसने ऐलान किया कि जो भी यह पहचान लेगा कि यह खाल किस जीव की है, वही विजेता होगा और वायलेट से विवाह करेगा। बहुत लोग आए, सब ने कोशिश की, पर कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। वह कीड़ा कभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं था कि कोई पहचान सके। फिर एक दिन एक अजीब और डरावने शक्ल वाला व्यक्ति महल में आया, जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था।
पहले राजा झिझका मगर आखिरकार उसे अनुमति दे दी। उस जानवर जैसे दिखने वाले इंसान ने उस खाल को सूंघा और एकदम सटीक बता दिया कि ये किस कीड़े की है। यह सुनकर वायलेट की बुरी तरह से डर गई। वह महल की ऊंचाई पर चली गई आत्महत्या करने के लिए। लेकिन राजा ने उसे समझाया, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। ये तुम्हारी तकदीर है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। वायलेट ने कोशिश की कि वह अपने पिता को समझा सके। आप कैसे पिता हैं, मुझे एक राक्षस के हवाले कर रहे हैं? राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे उस भयानक व्यक्ति के साथ भेज दिया। वह व्यक्ति वायलेट को पहाड़ों के पार एक बहुत दूर जगह ले गया। वहाँ वायलेट ने कई दिनों तक आंसू बहाए। जब वह शिकार पर गया तो वायलेट ने एक दूसरी महिला को पास की पहाड़ी पर देखा। वह मदद की गुहार लगाती है। वह महिला भी एक रानी थी जिसे एक और राक्षस ने वहाँ बंदी बनाकर रखा था। लेकिन दूरी इतनी थी कि वह कुछ भी नहीं कर पाई। फिर वह अपने बेटे को बुलाती है और वह एक रस्सी के जरिए वायलेट की मदद करने लगते हैं। तभी वह राक्षस व्यक्ति लौट आता है और वह भी रस्सी के सहारे चढ़ता है, लेकिन वे लोग रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बावजूद वह हमला करता है और वायलेट को छोड़कर सभी को मार डालता है। फिर वह वायलेट की ओर देखता है। वह उसे गले लगाती है और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे अपने कंधे पर बैठाता है, वायलेट चुपचाप उसके गले में छुरा चला देती है। वह राक्षस वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद वायलेट वापस अपने राज्य की ओर लौटती है। वहाँ उसका पिता उस कीड़े की वजह से बीमार पड़ चुका था। लगभग मृत्यु की कगार पर वो खड़ा था। वायलेट उसके सामने उसके उसी कीड़े की खाल और उसका सना हुआ सिर रख देती है। राजा अपने फैसले पर बेहद पछताता है और दुख में मर जाता है। अब वायलेट वह बहादुर युवती बन चुकी होती है, खुद को अपने दुख और तकदीर से लड़ चुकी है। अब वह रानी बन जाती है और यहीं पर ये अनोखी, डरावनी और दुख भरी कहानियां भी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।